हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? तो आज की जो हमारी क्लास है पंजाब मास्टर कैडर मैथमेटिक्स की क्लास जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास के अंदर जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, वो जो है हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं हम क्लास की हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल मेथड्स के ऊपर जो है बेस्ड है। बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल मेथड्स जो है हम पढ़ते हैं हमारी ग्रेजुएशन में। रूंगे कुट्टा मेथड, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 1/8 रूल, दो रूल जो है हम सिम्पसन्स के पढ़ते हैं। तो इन रूल्स के ऊपर, इन रूल्स की प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है, जिसके अंदर आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। सिर्फ आपको रूल पता होना चाहिए कि रूल के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि कब जो है रूल एप्लीकेबल है, किस टाइम जो है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो सिम्पसन 1/3 रूल के ऊपर पूछा गया है। दो रूल है मेरे सिम्पसन्स के। एक सिम्पसन 1/3 रूल है हमारे पास, और एक जो है सिम्पसन 1/8 रूल जो है हमारे पास होता है। तो ये बोल रहा है कि इन सिम्पसन 1/3 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल शुड बी a प्राइम, b odd, c प्राइम एंड d 3। ठीक है। तो सिम्पसन रूल में जो हमारे नंबर ऑफ इंटरवल्स जो होते हैं, जो वो हमेशा जो है क्या रहते हैं, इवन रहते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट है, जिसको सिम्पसन रूल पढ़ा है उन्हें ये चीज पता होगी कि हमेशा इवन इंटरवल्स जो है उसके अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ इंटरवल्स जो है हमेशा कैसे रहते हैं, इवन रहते हैं। तो यहां से सीधे सीधे ए ऑप्शन डायरेक्ट जो है, ए ऑप्शन मेरा आंसर बन रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रूंगे कुट्टा मेथड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो रूंगे कुट्टा मेथड जो है यूज्ड टू सोल्व, अब किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो है रूंगे कुट्टा मेथड जो है आता है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बात तो ये जितने भी मेरे रूल्स हैं सब नहीं, लेकिन कुछ रूल्स जो है हम सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है सोल्व करने के लिए जो है यूज करते हैं। और डिफरेंशियल में भी हम स्पेसिफिकली किसको सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो है हम रूंगे कुट्टा मेथड जो है यूज करते हैं। अब देखो, जिसको स्टेप्स पता है रूंगे कुट्टा मेथड के कि वो होता क्या है, तो वो डायरेक्टली देख के जो है 5 सेकंड का जो है ये क्वेश्चन रहेगा, देखते ही जो है आंसर पता लग जाएगा अगर आपने जो है सारे रूल्स जो है पढ़े होंगे डिटेल में, अच्छे से किए हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a b and c are different integers such that the greatest common divisor of a and b is equal to c, then चार ऑप्शंस हैं, ए डिवाइड सी डिवाइड बी डिवाइड से, एंड डी ऑप्शन जो है मेरा क्या है, नन ऑफ दीज है। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे आंसर रहने वाला है। अब तीन डिफरेंट इंटीजर्स गिवन है मुझे इसके अंदर, क्या, ए बी एंड सी। ठीक है। ए बी और सी जो है मुझे तीन डिफरेंट इंटीजर्स जो है गिवन है, सच दैट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। अब मेरे को ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर गिवन है, किसका, ए और बी का, मतलब ए और बी का जो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कॉमन डिविजर जो है मेरा क्या है, सी है। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी का डिविजर कौन है, सी जो है ए और बी का डिविजर है। तो यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है, जो मेरा सी है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, और जो मेरा सी है वो किसको डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्टली जो है मुझे रिजल्ट गिवन है, जो मुझे क्लियरली नाम से पता चल रहा है कि ये जो है सी जो है इन दोनों का क्या है, डिवीजर है, सबसे बड़ा डिवीजर। मतलब इससे ऊपर, इससे बड़ा कोई कॉमन डिवीजर ऐसा नहीं होगा जो ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे। ठीक है। तो यहां से मेरे पास एक कंक्लूजन आ रहा है, क्या,
C डिवाइड्स A और C डिवाइड्स B। ये दो कंक्लूजन्स जो है मेरे पास आ रहे हैं, वन इज C डिवाइड्स A एंड वन कंक्लूजन इज C डिवाइड्स B। तो देखो अब चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए ऑप्शन कह रहा है कि A डिवाइड कर रहा है C को, बट उल्टा है C डिवाइड कर रहा है A को। ठीक है, तो यहां से पहला ऑप्शन क्या हो गया मेरा? एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन मुझे कह रहा है B डिवाइड A, मेरे को नहीं पता कि B A डिवाइड करेगा यानी C दोनों को डिवाइड करेगा, मुझे सिर्फ इतना गिवन है, तो इसलिए ये भी गया। बी ऑप्शन है C डिवाइड्स B। अब ये कंक्लूजन तो हमने निकाला ही है कि C जो है मेरा क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है B को, तो इसलिए C ऑप्शन जो है मेरा, सॉरी B ऑप्शन क्या C डिवाइड्स B जो है मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो है इसकी 100% श्योरिटी जो है मिल रही है। बाकी सारे ऑप्शंस के लिए जो है मैं कुछ भी नहीं कह सकती, हो भी सकते हैं डिवाइड कर रहे हैं या कुछ भी नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है सीधे सीधे मेरा आंसर आ गया है। सिर्फ डायरेक्ट नंबर थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, ग्रेटेस्ट जीसीडी का क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। एलसीएम पढ़ते हैं हम, एचसीएफ पढ़ते हैं, जीसीडी पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर थ्योरी का सबसे पहला टॉपिक जो है क्या होता है? जीसीडी होता है। दो नंबर्स का हम जीसीडी निकालना सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो जीसीडी बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों नंबर्स को क्या करे? डिवाइड करे। ठीक है, क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेगेटिव ऑफ अ प्रोपोजिशन। अब मेरे को एक प्रोपोजिशन गिवन है और मुझे उसका बताना है नेगेटिव। अब कुछ बच्चे ना निगेशन वो कर देते हैं, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर देते हैं। नेगेशन और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो है डिफरेंस होता है, जो आप लोगों को जो है समझना होगा। अब कुछ बच्चे जो है ये डिफरेंस नहीं समझ पाते। नेगेशन में क्या होता है? जो चीज जो हमारा आउटकम आ रहा है सिर्फ हम उसके लिए ना बोलनी होती है। अब मेरे पास है कि इफ 2 इज प्राइम। अब मुझे स्टेटमेंट बोल रही है, क्या बोल रही है स्टेटमेंट? अगर 2 मेरा प्राइम है देन 3 इज ओड। 3 जो है क्या होगा? ओड होगा। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? कि जो रिजल्ट है वो ना हो। इसका नेगेटिव क्या होगा? जो रिजल्ट है वो ना हो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो इसका क्या होगा? इफ 2 इज नॉट प्राइम देन 3 इज नॉट ओड। कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो ये होगा, अगर 2 प्राइम है तो 3 ओड है, और अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव है तो 3 इज नॉट ओड तो 2 इज नॉट प्राइम, ऐसे होगा। लेकिन मेरे से कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं पूछा गया है यहाँ पे, ये चीज जो है सबने ध्यान रखनी है। मुझसे एक प्रोपोजिशन का नेगेटिव पूछा गया है, तो नेगेटिव में हम सिर्फ क्या करते हैं? जो रिजल्ट होता है वो नहीं आना चाहिए, उसके आगे सिर्फ नोट लगा देते हैं। तो नेगेटिव में क्या होगा? इफ 2 इज प्राइम तो रिजल्ट क्या आया? देन 3 इज ओड। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? देन 3 इज नॉट ओड। तो आउटकम में जो है हम नेगेटिव लगाते हैं। तो ये चीज जो है आपने ध्यान रखनी है। मोस्टली बच्चे इसको लिखते हैं इफ 2 इज नॉट प्राइम देन 3 इज नॉट ओड, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है कर देते हैं। लेकिन मेरे से कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं पूछा गया है, मुझसे एक प्रपोजिशन का नेगेटिव पूछा गया है। तो नेगेटिव में आउटकम जो हमारा हम ले रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, उस पे सिर्फ हम ना बोल देते हैं, उसके आगे जो है हम सिर्फ नोट लगा देते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? इफ 2 इज प्राइम देन 3 इज नॉट ओड। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो हमें आंसर दे रही है? ये ए स्टेटमेंट जो है हमें ये आंसर दे रही है। तो यहां से ए ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है किसी भी बच्चे को कुछ समझाने की मुझे जरूरत पड़नी चाहिए। मेरे से एक सिंपल जो है स्टेटमेंट पूछी गई है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ ऑब्जर्वेशन। कोई एक ऑब्जर्वेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू
और लीस्ट वैल्यू का डिफरेंस जो है मेरे से पूछा गया, क्या होगा, वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या रेंज। अब जो मीन डेविएशन होती है उसमें हम क्या चेक करते हैं, डेविएशन फ्रॉम द मीन, कि मीन वैल्यू से जो हमारी वैल्यू है वो कितना डेविएट कर रही है, ठीक है। उसके अंदर जो है हम डेविएशन चेक करते हैं कि कितना उसके अंदर डेविएशन है। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन में भी जो है हम क्या चेक करते हैं, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो हम मीन वैल्यू को निकाल के उसका फॉर्मूला यूज करके जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो उसके अंदर भी हम जो है देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है कितना डेविएट कर रही है। और वेरिएंस तो आपको पता ही है क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, तो उसके अंदर भी वैल्यूज कितना डेविएट कर रही है बेसिकली वही हम चेक करते हैं। रेंज होती है हमारे पास कि किस रेंज में वैल्यू लाई कर रही है, मतलब ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू के बीच के डिफरेंस को जो है, वैसे स्टेटमेंट भी है रेंज की, तो डी ऑप्शन रेंज जो है मेरा आंसर हो जाएगा। किसी भी ऑब्जर्वेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू में से उसकी लोवेस्ट वैल्यू को का जो डिफरेंस होता है उसे जो है हम हमेशा क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहां से डी ऑप्शन क्या, रेंज जो है मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा सबको। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, और ये जो है ना रिपीटेडली जो है आने वाला क्वेश्चन है, कुछ कैलकुलेशन नहीं होती, देखते ही जो है एक सेकंड, विद इन सेकंड्स जो है मेरा आंसर आ जाता है। और कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज जो है हमेशा पूछी जाती है। यूजुअली जो है एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन रिपीट होने को मिल जाता है, बहुत बार जो है पेपर में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन एक दो बार, कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज जो है वैल्यू जो है वो क्या होती है। अब सबको पता है कि वो कोफिशिएंट जो है मेरा -1 से 1 के बीच में जो है क्या करता है, लाई करता है। तो यहाँ से कौन सा जो है, अब कुछ बच्चे ना इसका ये ऑप्शन रिजल्ट लगा देंगे कि r इज लेस देन इक्वल टू 1। तो r इज स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू का 1 का मतलब क्या है कि -1 से पीछे वाली वैल्यूज -2 -3 -4 वो भी वो ले रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा r जो है कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से लेकर 1 तक। तो इसको जब मैं कंबाइन करूंगी, इस रिजल्ट को मैं कंबाइनली लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ कि मोड ऑफ r इज लेस देन 1। तो क्या होता है, कंबाइनली इस रिजल्ट को मैं मोड के फॉर्म में लिखूंगी, माई मोड ऑफ r इज लेस देन इक्वल टू 1। और कौन सा ऑप्शन है जो मुझे ये आंसर दे रहा है, सी ऑप्शन जो है मुझे ये आंसर दे रहा है। सी ऑप्शन से जो है हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर होगा ये क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा नहीं था इस क्वेश्चन में समझाने वाला। कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो है रेंज पूछी गई थी, और वो रेंज जो है आई थिंक सबको पता होनी चाहिए कोरिलेशन कोफिशिएंट की, कि किस रेंज में कैसे जो है कहाँ पे वो लाई करता है। एवरीवन शुड नो दिस रेंज, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है देखो स्टेटमेंट है, मेरे पास एक बैग है, मैंने ये कैसे बैग ड्रॉ कर लिया आपको समझाने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तभी के तभी जो है हमारा हो जाए। एक बैग है जिसके अंदर 5 ब्लैक बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है और 3 रेड बॉल, ठीक है। तो इस बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 5 + 4 9 + 3 12। तो मेरा जो ये बैग है, मेरे बैग के अंदर टोटल बॉल्स जो है कितनी है, 12 है। इफ बॉल इज सिलेक्टेड रैंडम वाइज, अब जो है हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को जो है क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडम। कितनी बॉल सिलेक्ट करें, सिर्फ एक बॉल उसमें से हमने निकालनी है, वो एक बॉल कुछ भी हो सकती है, ब्लू व्हाइट रेड, ठीक है। द probability that it is red black, और के लिए हम हमेशा यूनियन यूज करते हैं, और रेड।
देखो जहां पे भी एंड होता है बीच में तो हम हमेशा इंटरसेक्शन का साइन यूज करते हैं, और जहां पे ओ वर्ड प्रेजेंट होता है उधर हम हमेशा जो है यूनियन का साइन जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। यूनियन का साइन यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन, यार बी यूनियन बॉल या तो ब्लैक हो या फिर रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो या P ऑफ बी यूनियन आर का फॉर्मूला मुझे पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर, ये जो है मुझे बतानी है। तो ये तीन चीजें जो मैंने निकाल दी, मैं मेरे फॉर्मूला में जो है क्या कर दूंगी, ये तीनों चीजें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी और वहां से जो है मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, हम कितनी बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो या तो वो रेड होगी या ब्लू होगी या रेड होगी या व्हाइट होगी। तो ब्लू भी आ जाए और रेड भी आ जाए, जब बॉल ही एक है तो ब्लू और रेड दोनों इकट्ठे आने की तो पॉसिबिलिटी ही जो है मेरी खत्म होगी। तो ये तो मेरा वैनिश हो गया, ये तो जो है मेरा क्या हो गया, अल्टीमेटली जीरो हो गया, क्योंकि बॉल ही एक निकाल रहे हैं तो कॉमन दोनों इकट्ठे बॉल आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मुझे ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब टोटल बॉल्स कितनी है 12 और उनमें से ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/12। नेक्स्ट है रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल्स है 12 और रेड बॉल कितनी है 3, तो ये जो है मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई क्या, ये जो है मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई रेड बॉल आने की, ठीक है। तो सोल्व कर लो इसको, देखो क्या आंसर आ रहा है। एलसीएम आ गया मेरा कॉमन 12 और 5 + 3 हो गया, तो 5 + 3 8/12, कैंसिल किया ये 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 2/3 जो है ये आ गया मेरा कैंसिल आउट होके। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 2/3 आंसर दे रहा है यहाँ पे, डी ऑप्शन जो है मुझे 2/3 आंसर दे रहा है, तो डी ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। स्टेप बाय स्टेप करो, देखो क्या चीज कॉमन है क्या नहीं, ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रोंग रखो, चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो अल्टीमेटली यू विल गेट योर आंसर। कहीं पे जो है कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। हाँ, पी इंटरसेक्शन आर में कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब हम बॉल ही एक पिक कर रहे हैं तो दोनों बॉल इकट्ठे आने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी तो अल्टीमेटली जीरो ही हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है जब हम एक बॉल जो है क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक बॉल जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टॉपिक होता है जो हम प्रोबेबिलिटी में स्टडी करते हैं। तो अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलाज पता है मीन एंड वेरिएंस के, तो ये आपको चुटकी में जो है आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है मुझे कितनी गिवन है, 5 गिवन है, तो आई थिंक सबको पता होगा इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो है मेरी किसके इक्वल होती है, एनपी के इक्वल, वेयर एन जो है मेरे क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है और पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, ठीक है। वेरिएंस जो है मेरी किसके इक्वल होती है, जो मेरी वेरिएंस है वो एनपी क्यू के इक्वल होती है, वो मुझे गिवन है 4, जहां पे क्यू जो है ये मेरा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है उसको जो है हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। अब क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ ट्रायल इज, कि कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे ऐसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जिसकी मीन 5 है और वेरिएंस कितनी है 4, तो मुझे इस n की वैल्यू निकालनी है और ये दो इक्वेशंस जो है मुझे गिवन। अब आप क्या करो, इसके अंदर इस np की वैल्यू 5 डाल दो, तो ये मेरा q जो है कितना आ गया 4/5, q मेरा आ गया 4/5। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिजल्ट भी सबको पता होगा, p + q, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो q मेरा कितना है 4/5 है, तो p मेरा कितना हो जाएगा 1 - 4/5 विच इज इक्वल टू 1/5। तो मेरे p की वैल्यू यहां से इसको सोल्व करके
मेरे p की वैल्यू जो है कितनी आ गई 1/5 आ गई, p जो है मेरा क्या आ गया 1/5 आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से जो है इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, np इज इक्वल टू 5, देन n इंटू 1/5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, इस 5 की यहाँ मल्टीप्लाई 5 से, तो n जो है मेरा कितना आ गया यहाँ से 25 आ गया। n मेरा कितना आ गया 25 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 25 दे रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है मुझे 25 दे रहा है। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है किसके ऊपर बेस्ड है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है एक कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया 8 टाइम्स। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जब आउटकम्स की बात चल रही है ना 8, 10, 12, तो आउटकम्स देखते ही आपको जो है समझ जाना चाहिए कि जो ये क्वेश्चन है किस टॉपिक का है, कहां से पूछा गया है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड 3 टाइम्स, इस 8 में से 3 बार मुझे सक्सेस मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। और यहाँ पे सक्सेस क्या है मेरी, हेड आना जो है मेरी सक्सेस है, और टेल आना जो है मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, फेलियर कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, एन पी क्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स की कितनी बार जो है हमारा एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया गया, तो कॉइन जो है कितनी बार टॉस किया गया 8 बार, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है मेरी कितनी है 8 है। अब पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। अब सक्सेस क्या है मेरा, हेड आना, तो हेड आने की किसी भी कॉइन में प्रोबेबिलिटी क्या होती है 50-50 होती है, 50 हेड की 50 टेल की, और टेल आने की भी सिमिलरली क्या होगी 1/2 होगी। तो एन पी क्यू ये तीनों चीजें जो है मुझे पता है यहाँ पे कि एन पी क्यू जो है मेरे क्या है, कहाँ पे जो है ये मेरे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को जो है बताना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी 3 टाइम्स सक्सेस जो है p ऑफ x इज इक्वल टू 3 बतानी है, तो वो किसके इक्वल होती है NCR p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r। तो ये मेरी क्या होगी, n कितना है 8, r क्या है जितने टाइम मुझे सक्सेस चाहिए, तो 8c3, p कितना है 1/2 की पावर 3, और q कितना है 1/2 की पावर कितना 5। तो 8c3 ओपन कर लो, इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखो 8c3 जो है मेरा क्या आएगा 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और उनको मैं कंबाइन करके क्या लिख दूंगी 1/2 रेज टू पावर 8। कंबाइन करके जो है मैंने क्या लिख दिया, कंबाइन करके मैंने लिख दिया कि ये जो है मेरा आ रहा है 1/2 रेज टू पावर 8। तो इसको कैंसिल करूंगी, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 फैक्टोरियल जो है मेरा 6 के इक्वल होता है, इंटू ये 5 से 5 कैंसिल हो चुका है 1/2 की पावर 8, 6 से 6 कैंसिल, इस 8 को लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 3, तो ये 2 रेज टू पावर 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 7, और यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होगा मेरा 32, तो 7/32 जो है मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। क्या आंसर आया मेरा 7/32। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 7/32 दे रहा है, देखो चारों ऑप्शंस में डी ऑप्शन जो है मुझे 7/32 आंसर दे रहा है। तो यहाँ से सीधे सीधे जो है 7/32 जो है मेरा क्या आ रहा है करेक्ट आंसर आ रहा है, 7/32 विल बी माय करेक्ट आंसर। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो इजीली जो है चीजें हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हमारा किसका है प्रोबेबिलिटी का है, और ये किसका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ध्यान से,
सीधा सीधा मुझे जब A when B has already occurred जो है मुझे गिवन है, तो ये किसका क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है। तो आप देखो फॉर्मूला, क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं कि क्या है। इफ P ऑफ A, मुझे A की प्रोबेबिलिटी गिवन है और P ऑफ B की प्रोबेबिलिटी गिवन है, और मुझे क्या गिवन है कि A और B जो है मेरे क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। A और B इंडिपेंडेंट इवेंट होने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B की जो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो यहां से मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो वो किसके इक्वल होती है, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इजीली जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। लेकिन मुझे गिवन है क्या कि A और B जो है मेरे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो ये इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी को मैं ऐसे लिख दूंगी, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो मेरे पास सिर्फ क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और वो मुझे गिवन है कितनी, 1/2। तो मेरा आंसर जो है इसको सोल्व करके क्या आ रहा है, मेरा आंसर जो है 1/2 आ रहा है। और कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 1/2 दे रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है मुझे 1/2 दे रहा है। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हमारा प्रोबेबिलिटी का है। क्या बोला गया है, अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड। अब इस क्वेश्चन में जो है ये प्रोबेबिलिटी प्लस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि जहां पे भी सिलेक्शन वर्ड यूज हो गया वहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं, कॉम्बिनेशन जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, परमुटेशन किसके लिए यूज करते हैं हम, अरेंजमेंट के लिए, जहां पे भी मेरी अरेंजमेंट होती है, और कॉम्बिनेशन जो है हम हमेशा सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो मेरे को एक सिंगल लेटर जो है निकालना है और मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो मैंने लेटर निकाला है वो क्या है, वोवल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस बाय फेवरेबल केसेस, जो वोवल के फेवर में, यही होती है प्रोबेबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो क्या बनेंगे, इन सारे लेटर्स, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर में से एक लेटर सिलेक्ट करना, ये तो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं। अब फेवरेबल कैसे है कि जो वो एक लेटर मैंने सिलेक्ट किया है वो किससे सिलेक्ट करूं, मैं वोवल से सिलेक्ट करूं तो ही मेरा वोवल आएगा। तो कितने वोवल है मेरे, ये वोवल है, ये वोवल है, ये वोवल है, ये आई वोवल है। तो 4 जो है मेरे वोवल्स आ रहे हैं। तो अगर इन 4 वोवल से मैं कोई भी सिलेक्ट करूंगी तो मेरा प्रोबेबिलिटी आएगी। तो 4C1 4 के इक्वल, 11C1 सोल्व करोगे 11 के इक्वल, तो 4/11 जो है आपका क्या आ जाएगा, सीधे सीधे डायरेक्टली जो है क्या आंसर आ रहा है आपका, 4/11 आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है जो 4/11 दे रहा है, बी ऑप्शन जो है 4/11 दे रहा है आपको। तो यहां से बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट है, इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 7 और 11। ठीक है, अब एक डाई को जो है कितनी बार थ्रो किया, 2 बार थ्रो किया, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है मेरे कितने आए, 36 आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 एंड 11, या तो उनका सम क्या आए 7 आए, या उनका सम जो है कितना आए 11 आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और 11, तो वो किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी 7 आने की प्लस प्रोबेबिलिटी 11 आने की प्लस प्रोबेबिलिटी 7 एंड 11 आने की। तो अब यहाँ पे देखो, या तो सम 7 आएगा या 11 आएगा।
तो 7 और 11 तो सम इकट्ठा नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन तो जो है मेरा सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। तो ये क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी 7 आने की प्लस प्रोबेबिलिटी 11 आने की। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे कितने हैं, 36। तो टोटल डिवाइड बाय 36 होगा। अब प्लस यहाँ पे क्या आएंगे, वो सारे आएंगे जिनका सम जो है कितना आ रहा है मेरा 7। अब 7 किस किस केस में बनेगा, तो अब 1 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन 7 बन रहा है, 2 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन 7 बन रहा है, 3 के 5 का बन रहा है, और 2 के साथ किसी और का बन रहा है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर देखो 3 के साथ किसका बनेगा 7, 4 का, 3 1 3 2 3 3 3 4। फिर 4 के साथ किसका बनेगा 7, 3 का, 5 के साथ किसका बनेगा 7, 2 का, और 6 के साथ किसका बनेगा 7, 1 का। तो कितने केसेस आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया 6/6 प्लस नेक्स्ट है 11 किस किस का आएगा। अब 1 पहले केस में तो 1 के साथ किसी का 11 नहीं बन रहा, दूसरे में 2 6 8 बन रहा है, नहीं बन रहा, तीसरे में 3 6 9 बन रहा है, 11 नहीं बन रहा, फिर 4 के साथ 6, 6 और 4 10, ये भी नहीं बन रहा लास्ट एलिमेंट, फिर 5 के साथ 6, 6 और 5 11, और 6 के साथ 5 का, तो इसके अंदर कितने आएंगे 2। तो ये आ गया 1 एलसीएम 36 ले लो, तो 8 बाय जो है 36 हो जाएगा, तो ये 4 पे चला गया 2/9। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 2/9 दे रहा है, तो यहाँ से ए ऑप्शन जो है मुझे 2/9 दे रहा है, तो ए ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, लास्ट 2 क्वेश्चंस जो है मेरे बच्चे हैं मिनिमा एंड मैक्सिमा के हैं। अब मेरे को ये फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x एक्सिस, y एक्सिस और ये लाइन, ये क्या है 2 0 और 0 2। तो ये जो है मेरा बाउंडेड रीजन है। इस रीजन में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या आएगी, 3x प्लस 2y इसकी। तो अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहली बात तो जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे आती है। ये जो है आपको एलपीपी का ये क्वेश्चन है और एलपीपी का ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे आती है। तो 0 2 2 0 और 0 0 ये ही जो है मेरे मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू किस पे लेगा, कुछ नहीं करना, ये पॉइंट्स पुट करके देख लो, जो पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा वो पॉइंट आंसर आ जाएगा। 0 0 डालने पे तो वैल्यू आ रही है 0, 0 2 डालने पे 0 डालना, 0 2 डालने पे वैल्यू आ रही है 4, और 2 0 वैल्यू डालने पे कितनी आ रही है मेरी 3 2 जा 6। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। किस पॉइंट पे, 2 0 पॉइंट पे जो है मेरी मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है मेरा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। एलपीपी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक मेन रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू जो है एलपीपी मैक्सिमम वैल्यू जो है आपको हमेशा किस पे देगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे देगा। ठीक है, और फिर अगर इतना भी नहीं पता चल रहा है, ये रिजल्ट भी आपको याद नहीं है, इन चारों में से किसी एक पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये तो आपको पता ही है। तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर लो, ये पूरा फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ तक ये भी नहीं आपको पेपर में याद है, बट 4 पॉइंट्स तो हैं और मुझे इन पॉइंट पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये आप कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, वैल्यू पुट कर लो, जो पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा वो आंसर हो जाएगा। 1/2 को चेक कर लो क्या आएगा, 3/2 + 1 विच इज इक्वल टू 3 + 2 5/2 विच इज 2.5। तो 2.5 तो कम है, तो 2 0 ही जो है मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है किस पॉइंट पे, 6 जो है मैक्स। और कई बार मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी जा सकती है, फिर आपको जो है पूरा ग्राफ देख के कॉर्नर पॉइंट्स जो है चेक करने पड़ेंगे। पर इस केस में सिर्फ पॉइंट्स ही पूछे गए थे तो आप कर सकते थे। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, लीनियर प्रोग्रामिंग का ही जो है ये क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज। अब मेरे को ये जो फंक्शन दिया है, ये जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरा, ठीक है।
जिसकी हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। मेरे से पूछा गया फंक्शन क्या है, इक्वेशन है, इनइक्वेशन है, पोलिनोमियल है, क्या है? तो ध्यान से देखो, सीधे सीधे दिख रहा है पोलिनोमियल है, 2 वेरिएबल में x एंड y में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ए पोलिनोमियल। हाँ, अगर ये कंडीशंस जो है ये पूछी जाती, कंस्ट्रेंट्स जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो कंडीशंस होती हैं इन्हें हम जो है क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो अगर मेरे से कंस्ट्रेंट पूछा गया होता है कि क्या होगा, तो वो क्या बनता है? एक इनइक्वालिटी जो है बनता है। ठीक है, क्लियर है सबको? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप सबको क्वेश्चंस जो है समझ में आए होंगे अच्छे से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।